नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम ये असेसमेंट आपके सामने रख रहे हैं कि ईरान की जंग जो है वो अमेरिकन सुपर पावर को बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा रही है। आई थिंक ये असेसमेंट जब वो ठीक नहीं है। दरअसल जो डैमेज है वो इससे कहीं ज्यादा है। आज जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, ये डैमेज जो है वो अब इससे कहीं ज्यादा हो रहा है। और अब ये महज वो एक जंग नहीं रही जो अमेरिका ने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं, किसी में जीत हुई है, किसी में हार हुई है, कहीं इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कहीं ह्यूमन लॉस हुआ है। ये अब उन जंगों में से एक जंग नहीं है। ये वो जंग बन चुकी है जो एम्पायर की किस्मत का फैसला करने जा रही है, और ये वो जंग बन चुकी है जो अमेरिकन हिस्ट्री की मोस्ट मिसकैलकुलेटेड वॉर है। ठीक है ना। और ये डे बाय डे नाज़रीन जो क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका के ऐसे दीगर बहुत सारे जॉइंट लेवल के इश्यूज हैं, मतलब जॉइंट लेवल के इश्यूज हैं जो इमीडिएटली जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जब से ट्रंप आया है वो इजराइल की जंगों के अंदर इन्वॉल्व हो गया और फिर ईरान जैसी जंग उसने छेड़ दी, तो अब वो जो दूसरे इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। ईरान की जंग ना मिलिटरीली डिसाइसिव सतह के पर जीती जा सकी और ना कोई एक सेटलमेंट हो सकी, ना कोई डील जब हो सकी है। तो वो जो दूसरे इश्यूज हैं वो माउंटेन लाइक, मतलब पहाड़ लाइक जो वो है, उनकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। यानी वो पहले से भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, पहले से भी ज्यादा बड़े बनते चले जा रहे हैं वो इश्यूज जिनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए था। उनकी सियासत के इश्यूज हैं, उनकी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, और लोगों का एक सेंटिमेंट है, इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन वहां पर बढ़ रही है, इमिग्रेंट्स के हवाले से एक सेंटिमेंट, वहां पर 100 ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत थी। और जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ उसमें ये बड़ा सेंटिमेंट वाजे था कि ट्रंप जैसे शख्स को वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे ये इश्यूज फौरी तौर पर हल किए जाए। और अब उसका असर आप देख रहे हैं ज़ोहरान ममदानी जैसे इलेक्शन के अंदर, जहां न्यूयॉर्क के अंदर बैठकर वो जीते और इजराइल पर क्रिटिसाइज करके जीते। और ना सिर्फ ज़ोहरान ममदानी, अब दूसरे कैंडिडेट जीतते चले जा रहे हैं। सियासत की जो पोलराइजेशन है वहां पर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर दी। और अब नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि ये जो जंग है ये पूरी रिपब्लिकन पार्टी को अपने अंदर लिपेट में लेती हुई नजर आ रही है। पूरी रिपब्लिकन पार्टी अब फारिग होने जा रही है। सिर्फ ट्रंप नहीं, ये जंग अब इतनी ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी है और चूंकि बाकी मसाइल एड्रेस नहीं हो रहे तो वो इसके साथ लिंक कर गए हैं। चाहे इन्फ्लेशन है तो वो इसके साथ लिंक कर रही है, चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो वो इस जंग के साथ कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो रहा तो वो इस जंग के साथ वो इसको लिंक कर रहे हैं। एक एक चीज को, हेल्थ को, एजुकेशन को, और सैकड़ों मसाइल हैं वो इसी जंग के साथ लिंक कर रहे हैं इसको। तो ये पूरी रिपब्लिकन पार्टी जब वो फारिग होती नजर आ रही है और बड़ा शदीद तरीन प्रेशर है इस वक्त ट्रंप के। अब डे बाय डे ये क्राइसिस जब बढ़ता चला जा रहा है। अब आप जरा ये देखिए कि अमेरिकन जो ऑयल रिजर्व्स हैं, आज खबर ये सामने आ रही है कि वो 300 मिलियन बैरल से नीचे चले गए। और 300 मिलियन बैरल जो है ये वो हदबंदी थी कि जिससे नीचे नहीं जाना था, जिससे नीचे सिर्फ आप उस सूरत के अंदर जा सकते हैं कि शदीद तरीन क्राइसिस, एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आखिरी दर्जे की एमरजेंसी, यानी काइंड ऑफ के आलमी जंग छिड़ चुकी है। अमेरिकन मेन लैंड के ऊपर कोई बड़ा क्राइसिस जब वो पैदा हो चुका है, आलमी सतह के ऊपर कोई ऐसा बड़ा वाकया हो चुका है, मतलब आखिरी दर्जे की अगर एमरजेंसी है तो फिर आप ये ऑयल रिजर्व जब निकालेंगे। तो आज वो 300 मिलियन बैरल से नीचे चले गए हैं। और आप ये देखिए कि अब एक नॉर्मल हालात चल रहे थे, अमेरिकन ने खुद एक जंग छेड़ी और उसके नतीजे में सप्लाई क्राइसिस जब वो पैदा हुआ, उसके नतीजे में उनको अपने ऑयल रिजर्व से ये ऑयल निकालना पड़ा। क्योंकि ये ऑयल वो इसलिए नाज़रीन निकाल रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो जरा काबू में रहें, क्योंकि शॉर्टेज बहुत ज्यादा है सप्लाई की, तो ऑयल प्राइसेस तो बहुत ऊपर चली जाएंगी। तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की सप्लाई है उसको जरा कवर अप करने के लिए वो यहां रिजर्व से निकाल कर ऑयल जब उधर ऐड कर रहे हैं। जो गल्फ से आता था वो बंद हो चुका है, बहुत नीचे जा चुका है, तो वो उस कमी को इन रिजर्व्स के जरिए पूरा कर रहे हैं, बाकी अपने इस्तेमाल के लिए भी। इसी तरह अमेरिकन के तमाम एलायंस अपने जो मुल्क की जरूरत है वो उन रिजर्व से निकाल कर जब वो पूरा कर रहे हैं। तो ये 300 मिलियन बैरल से नीचे नहीं जाना था जिससे अब अमेरिका जब वो नीचे जा चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डे बाय डे ये क्राइसिस बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसे कल बात कर रहा था कि अब हम इंतजार करेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे। ट्रंप इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्लॉक है जो चल रहा है, एक क्लॉक है जो चल रहा है। और दूसरा जो वाकया हुआ है कि ऑयल प्राइसेस आज शूट कर गई हैं। कल ऑयल प्राइसेस जब वो $78 पर थी, और पिछले हम कई दिनों से ये असेसमेंट दे रहे थे कि जो ही ये वाजे हो जाएगा कि डील नहीं हो रही, ईरान रोज कह रहा है डील नहीं हो रही, लेकिन जब मजीद ये वाजे हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे ये ऑयल प्राइसेस अचानक ऊपर जाएंगी, क्योंकि आपने हुर्मुज़ तो बंद है।
तो आज ऑयल प्राइसेस $11 अचानक शूट कर गई हैं। $78 फी बैरल से अब ये $89 फी बैरल के ऊपर इस वक्त चली गई हैं। और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुली तो ये $140 फी बैरल ये जाने वाली है। $140 फी बैरल ये ऑयल प्राइस जाने वाली है। मुझे बताइए कि ईरान को और क्या चाहिए? वो जंग लड़े बगैर ऑयल प्राइसेस को $100 से ऊपर ले जाने वाला है। तो ट्रंप ये जो फरमा रहा ना कल कि इंतजार करेंगे, ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, डाले प्रेशर। ईरान पता है आपको किस चीज का इंतजार कर रहा है? ईरान नाज़रीन ये इंतजार कर रहा है कि जैसे उसने अमेरिका और उसके एलाइज का एयर डिफेंस डिप्लीट कर दिया है, जैसे इनके वेपन स्टॉक को डिप्लीट कर दिया है, अब ईरान ये इंतजार कर रहा है कि अमेरिका एंड इसके एलाइज उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डिप्लीट किया जाए, उनको निचली तरीन सतह के ऊपर ले जाया जाए। जब एयर डिफेंस, वेपन्स और फिर ऑयल रिजर्व्स ये सारे डिप्लीट हो चुके होंगे अगले कुछ महीनों के अंदर, हफ्तों के अंदर, तब अमेरिका कमजोर तरीन पोजीशन में होगा ऑन नेगोशिएशन टेबल। क्योंकि ईरान को यह बड़े अच्छे तरीके से पता है जो डिमांड्स वो रख रहे हैं अमेरिका कभी इनको नहीं मानेगा। अमेरिकन एरोगेंस और इजरायली प्रेशर इस बात की इजाजत नहीं देता। और इसकी सबसे सॉलिड मिसाल आपके सामने एमओयू है। वो ईरानी डिमांड्स मानी गई, एक भी पूरी नहीं की गई। उससे अमेरिका सिर्फ 17 दिनों के अंदर खुद दौड़ गया, उसको खुद तोड़ा। हालांकि इसकी प्रैक्टिकल वायलेशन पहले घंटों से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 17 दिनों के अंदर उन्होंने ऑफिशियली इसको तोड़ दिया। अमेरिकन ट्रम्प इंतजामिया ज़ायनिस्टों के जो कंट्रोल में है कभी ईरानी डिमांड्स को नहीं मानेगी कि सैंक्शंस खत्म कर दी जाए, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में आ जाए, उनके पैसे उनको मिल जाए, लेबनान से विड्रॉल हो जाए। ये कभी भी नहीं होगा। सो ईरानियंस इंतजार कर रहे हैं कि ये वो कमजोर तरीन लम्हा होगा अमेरिका के लिए। ऑयल रिजर्व्स नीचे, वहां से मजीद निकाल नहीं सकते। ऑयल प्राइसेस $140, $120, $130। तो फिर अमेरिका कहां जाएगा? और हमला करेगा ईरान पर? आ जाए फिर 15 दिन और 20 दिन की जंग के बाद अमेरिका की तो बिल्कुल ही अंपायर का भुरकस निकल जाएगा। अगर उस कमजोर तरीन लम्हे में जाकर, जब ऑयल रिजर्व भी नीचे हैं, वेपन स्टॉक्स भी नीचे हैं, फिर जाकर मुआहिदा करने के बजाय दोबारा हमला की तरफ जाते हैं, तो बिल्कुल भुरकस निकल जाएगा। वो आखिरी फिर हमला होगा। तो इसके साथ एक और जो चीज है, और हमारा एस्टिमेट यह है कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक और फ्रंट खोलने जा रहा है अमेरिका के ऊपर, और वो खोलने जा रहा है रशिया और चाइना। और वो अफ्रीका में खुल सकता है, वो यूरोप में खुल सकता है, वो एशिया में खुल सकता है। क्यों? क्योंकि देखें, चाइना ताइवान पर इस लम्हे में हमला नहीं करेगा, रशिया ईस्टर्न यूरोप पर इस लम्हे में हमला नहीं करेगा। कोई और मुल्क जो वो फ्रंट खोलेगा जो रशिया और चाइना का एलाय है। क्योंकि अमेरिका देखिए कमजोर तरीन पोजीशन में है रिगार्डिंग देयर वेपन्स, तो उनको अगर कोई और फ्रंट खुलता है तो फिर वहां भी इंगेज होना पड़ेगा, या फिर वहां पर अगर वो इंगेज नहीं होते तो वो इलाका, वो मुल्क, वो जो भी है वो रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। तो वहां भी अमेरिका को इंगेज होना पड़ेगा। लैटिन अमेरिका में कोई फ्रंट हो सकता है, तो अगर अमेरिका इंगेज होता है तो मजीद डिप्लीशन होगी, अगर इंगेज नहीं होता तो वो इलाका, वो मुल्क रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा। ये बिल्कुल तय है कि एक और फ्रंट जो वो खुलने जा रहा है, और ये हमारी असेसमेंट है कि आने वाले हफ्तों में अचानक कोई फ्रंट जो वो खुलेगा। ठीक है, इस सूरत हाल को देखते हुए रशिया और चाइना ये जरूर जो वो करने जा रहे हैं। तो ऑयल रिजर्व्स नीचे, ऑयल प्राइसेस ऊपर, मजीद ये ऊपर जाने वाली हैं। और ईरान की आप जरा स्ट्रेटजी अंदाजा करें, आज तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आ सका है? ईरानियंस ने फौरी कैसे अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया, इन बेसिस को मुकम्मल तौर पर नकारा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल किस तरह से उन्होंने हासिल किया, इनके म्यूनिशंस को किस तरह से उन्होंने डिप्लीट किया। और अब आप देखिए कि वो इस पोजीशन में है कि ऑयल प्राइसेस को 100 से ऊपर रख सकते हैं विदाउट अ वॉर। विदाउट अ वॉर वो ऑयल प्राइसेस को 100 से ऊपर रख सकते हैं। तो अमेरिका के ऊपर तो हर गुजरता दिन अमेरिका उसके इत्तेहादियों पर बड़ा भारी पड़ेगा। ना वो हमला कर सकते हैं, ना ऑयल प्राइसेस को नीचे ला सकते हैं। तो ये एक सिर्फ महज एक वो जंग नहीं रही कि जिसमें शिकस्त हो जाती है या फतह हो जाती है। ये महज वो एक जंग नहीं है, उन सैकड़ों जंगों में से ये वो एक जंग नहीं है। ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना नाज़रीन बनकर सामने आ रहा है। और जो अमेरिकी सियासत के अंदर हो रहा है वो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सियासत ही तो है। पूरी रिपब्लिकन पार्टी इसके अंदर फारिग होती नजर आ रही है। मैं आपके सामने जो आज बहुत बड़ा बॉम्बशेल डेवलपमेंट वहां पर हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। टकर कार्लसन ने इंटरव्यू किया है जो बाइडन का जो बेटा है हंटर बाइडन, उसका इंटरव्यू किया। अब इस इंटरव्यू का वहां पर बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि टकर कार्लसन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखता है और बहुत ज्यादा शदीद दर्जे के ऊपर वो क्रिटिक है बाइडन का, जो बाइडन का। तो जो बाइडन के बेटे का वो इंटरव्यू कर रहा है।
तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होना थी। वो इंटरव्यू हुआ है और इस वक्त पूरे अमेरिका में वो ना सिर्फ वायरल है बल्कि ग्लोबल हेडलाइन भी वो बना रहा है, क्योंकि उसमें जो हंटर बाइडन ने बातें की हैं वो बहुत ही उन सेंटिमेंट्स को इजहार कर रही हैं कि जो इस वक्त अमेरिका के अंदर सेंटिमेंट है रिगार्डिंग ट्रंप पॉलिसीज एंड रिगार्डिंग नेतन्याहू एंड इजराइल। और देखें उधर जो बाइडन का बेटा डेमोक्रेट बैठा हुआ है और इधर टकर कार्लसन मागा मूवमेंट नाराजगी वो अपनी एक तहरीक लेकर चल रहे हैं, इजराइल के नुक्ते के ऊपर वो बिल्कुल इकट्ठे हो रहे हैं। हंटर बाइडन ने ट्रंप को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार दे दिया है अमेरिका के लिए, यानी एज अ कंट्री अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उन्होंने करार दे दिया है ट्रंप को। एक होता ना कि भाई अमेरिका कहे कि हमारे लिए चाइना जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अगर क्यूबा के अंदर रशिया न्यूक्लियर डिप्लॉय कर देता है तो ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ईरान अगर न्यूक्लियर बना लेता है तो अमेरिका कहता है ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यानी कोई इस तरह का बड़ा फिनोमेना रशिया और चाइना को वो कह सकते हैं कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हंटर बाइडन ने ट्रंप को अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार दे दिया। ये कितनी संगीन बात है, यानी ट्रंप की पॉलिसीज इस दर्जे में डैमेज कर रही हैं कि उन्होंने अमेरिका के वजूद को खतरा करार दे दिया ट्रंप से। ये अमेरिका की जो सूरत हाल है ये अपने अंदर इतने उलझने जा रहे हैं, ये भूल जाएं कि ये ईरान जंग आकर लड़ेंगे और इसराइल को बचाएंगे और वहां ताइवान को आकर बचाएंगे, और ये अमेरिका अपने अंदरूनी मसाल को जिसको वो एड्रेस नहीं कर रहा उसमें बहुत ज्यादा जब उलझने जा रहा है। पोलराइजेशन वहां पर अब शदीद तरीन दर्जे के ऊपर पहुंच चुकी है और हंटर बाइडन ने नेतन्याहू को ईवल करार दिया। उसने कहा ही इज अ ईवल इनकारनेट, यानी ये मुजस्समा है ईवल का, ये बुराई की जड़ है। जैसे हम कहते हैं अगर शैतान को देखना है तो इसको देख लो, ये उसने कहा अगर यानी ईवल को देखना है तो नेतन्याहू को देख लो, ये शैतान है। ये हंटर बाइडन कह रहा है, जो बाइडन जिसके दौर में ये सारा गजा में हुआ उसका बेटा आकर ये कह रहा है नेतन्याहू के बारे में और इजराइल के बारे में। तो ये कोई एक आम बंदे को उठाकर ये जो बाइडन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो और इजराइल के हवाले से ये सेंटिमेंट है, तो वो आप समझ लें कि अमेरिकन के जो सेंटिमेंट है उसको उसने आकर रिप्रेजेंट किया है। तो फिर हंटर बाइडन के ऊपर एक केस चला था इलीगल गन पोजेशन के हवाले से, तो उसका उसने बताया है कि ये बिल्कुल सारा एक प्लांटेड था और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर उसने इल्जाम लगाया कि इसने मेरा डेटा जब हैक किया और ये सारा उसने बात की। और फिर उसने कहा कि वॉशिंगटन में डिसफंक्शन है, यानी डिसफंक्शन से मुराद यह है कि आप सही तरीके से मामलात को नहीं चला पा रहे, ठीक है, ये उसने एक्नॉलेज किया। और उसने कहा कि ट्रंप की वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ी है, यानी डिवीजन, गुस्सा, पोलराइजेशन, मतलब हर कोई अपनी अपनी कैंप बनाकर बैठ गया। ये एक मुल्क के लिए पोलराइजेशन जो वो बड़ी डेंजरस चीज होती है। और जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो कम हुआ है ट्रंप के दौर में, डेंजरस चीज है। यानी जमहूरियत है, आपका अदालतों के ऊपर एतबार है, आपका एजेंसीज के ऊपर एतबार है, मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर एतबार कम हुआ है। और हंटर बाइडन ने कहा कि ट्रंप जो है वो किसी बीमारी की सिंबल नहीं है कि यार अमेरिका को कोई बीमारी है उसकी सिंबल बनकर ट्रंप सामने आया, नहीं, उसने कहा ये सेंट्रल टू डिजीज है, ये खुद सबसे बड़ी बीमारी है, ये वो बीमारी है जो अमेरिका को लायक हुई है। ये सख्त तरीन अल्फाज उसने इस्तेमाल किए। टकर कार्लसन जो कि सबसे बड़ा सपोर्टर ट्रंप का और सबसे ज्यादा उसकी सपोर्ट और उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है ट्रंप को जितवाने में, उसने इसी पॉडकास्ट के अंदर ट्रंप को द मोस्ट करप्ट लीडर एवर करार दिया है, डेंजरस लीडर एवर करार दिया। उसने कहा वॉशिंगटन में बहुत सारे सेल्फिश हुक्मरान आए हैं, लेकिन ट्रंप से बड़ा करप्ट और इस्ताल पसंद कोई लीडर आज तक नहीं आया। ये टक्कर कार्लसन के अल्फाज है। सो हंटर बाइडन कॉल्स नेतन्याहू ईवल, और उसने गजा के जो इजराइल जंग है उसको क्रिटिसाइज किया और उसने कहा कि अगर नेतन्याहू इजरायली पॉलिसीज पर तनकीद करना एंटीसेमिटिज्म है तो फिर हम क्या बात करें, फिर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और उसने कहा ओपन योर आइज, ओपन योर हार्ट, और आपको सारी हकीकत नजर आ जाएगी। ये हैं वहां पर हालात, ठीक है ना। ईरान में फंसे हुए हैं और एट होम इस तरह के मसाइल उनके सामने आ रहे हैं। जनाब अली 300 मिलियन बैरल से ये नीचे चला गया है। ये जब 73 की जंग हुई थी और सऊदी अरेबिया ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था, उसके बाद अमेरिका ने फौरी तौर पर 75 में ये ऑयल रिजर्व्स बनाए थे, जिसमें
60 मिलियन बैरल ऑयल जब वो स्टॉक किया जा सकता है। और इससे पहले 83 में जब ये इराक और ईरान की जंग नज़ीर हो रही थी, तब भी यहां गल्फ के अंदर काफी ज्यादा डिसरप्शन थी, तो इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 283 मिलियन बैरल के ऊपर थे। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये वो फेज था जब ये ऑयल रिजर्व्स ऑलरेडी फिल हो रहे थे, यानी अभी 75 में तो बने हैं, तो वो अभी तो रीफिल हो रहे हैं ना, अभी तो ऑयल रिजर्व को भर रहे हैं। इसलिए हम इसको तारीख में पहली बार कह सकते हैं कि अमेरिकन ऑयल रिजर्व्स इतने नीचे गए, क्योंकि 83 में 300 से नीचे थे, लेकिन वो तो अभी भर रहे थे ना, तो पहली बार ऐसा हुआ है। और उन हालात में हुआ है जो बिल्कुल नॉर्मल हालात है अमेरिका के लिए। मतलब अमेरिका की कोई बड़ी जंग नहीं हो रही है, उनको कहीं फौज उतारने की जरूरत नहीं है, कोई रशिया चाइना से नॉर्थ कोरिया से जंग में एज एन एम्पायर एक नॉर्मल हालात चल रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है कि फौजें पहुंच गई हैं क्यूबा में, कुछ भी ऐसा नहीं है। और उन्होंने वहां पर जाकर अपने लिए सप्लाई प्रॉब्लम पैदा किया है, जो सारा इलाका ही उनके कंट्रोल में है, मिडिल ईस्ट सारा इलाका ही उनके कंट्रोल में है, वहां पर जाकर यह सप्लाई प्रॉब्लम जब वो पैदा किया और अब यहां से निकालना पड़ रहा है। इस जंग से पहले ऑयल रिजर्व जब वो 415 मिलियन बैरल के ऊपर थे, और ट्रंप ने जितना ऑयल निकालने का ऑर्डर किया हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद अमेरिकन ऑयल जो है वो 243 मिलियन बैरल रह जाएगा, यानी ऑयल निकल रहा है। जब ट्रंप का ऑर्डर मुकम्मल होगा 243 मिलियन बैरल जब रह जाएंगे, और ये चंद दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये भरा नहीं जा सकता है, इसके लिए सालों चाहिए। और आगे तो फिर अब जंगे ही जंगे हैं, अमेरिका ये रिजर्व भरेगा या यहां से मजीद अब निकालेगा। यानी म्यूनिशंस भी उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर डिप्लीट किए हैं कि उसको भरने के लिए सालों चाहिए, और ऑयल रिजर्व्स भी एक ऐसे मौके पर जिसको भरने के लिए सालों चाहिए, और आगे जंगे ही जंगे। तो इसलिए ये महज उन जंगों में से एक जंग नहीं रही जो सालों से अमेरिकन जो लड़ते आ रहे हैं, ये अब महज वैसी एक जंग नहीं है। ऊपर से ट्रंप की ये स्टेटमेंट सुन लें, शिद्दत बढ़ती चली जा रही है अब अमेरिका के अंदर, इसलिए उसने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करा। ट्रंप कह रहा है कि हमारा आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकन नेवी ने 100% आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, और ईरान हमें कंपनसेशन पे करे, हम जो वहां पर सिक्योरिटी दे रहे हैं ईरान हमें पे करे। मतलब ट्रूथ सोशल की दुनिया में वो जिंदा है, ट्रूथ सोशल की दुनिया में वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ट्रूथ सोशल की दुनिया में वो ईरान जंग का फातेह है, ट्रूथ सोशल की दुनिया में वो अमेरिका के लिए गोल्डन एज ला चुका है, अमेरिकन इकोनॉमी सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये ज्यादा देर अब कितना चलेगा मुझे बताइए। 89 बैरल के ऊपर चला गया है, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस मजीद ऊपर क्यों जाने वाली हैं और कहां तक जाने वाली हैं। उन्होंने कहा है एक तो चाइना की जो डिमांड है अब वो बढ़ती चली जा रही है। चाइना अपने रिजर्व में से निकाल रहा था और बाकी ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चाइना ने अब ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो डिमांड बढ़ गई है। चाइना सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है ना, तो चाइना ने फौरी अपनी डिमांड कम कर दी थी। यह भी एक बड़ी वजह बनी कि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर नहीं गई। अब चाइना ने इंपोर्ट दोबारा से बढ़ा दी है, सो डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ऊपर से जो अंसारुल्लाह के हमले सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, वो एक रीजन भी साथ ऐड हो गई है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से आबनाए हुर्मुज़ बंद है और एलाइज जो हैं वो अपने ऑयल रिजर्व डिप्लीट करते चले जा रहे हैं, अगर कुछ हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ बंद रही, ऑयल $120 फी बैरल से $140 फी बैरल जाने वाला है। ये आज सीएनबीसी की रिपोर्ट और बाकी मीडिया की रिपोर्ट में आपके सामने रहा। $120 से $140 जंग नहीं हो रही होगी, उसमें सिर्फ ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके बैठा होगा। अगर उसमें जंग हो गई तो फिर ये 160-170 भी जा सकता है। वो कौन इतना ऑयल जब वो अफोर्ड करेगा। तो साथ जो है वो अब यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, यानी हर डायमेंशन में ये इंतजामिया अपने लिए मिसाल खड़े कर रही है और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है। यूरोपियन जो कमांड है जिसने अभी ये कहा कि हम इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और आप ये जंग ना करें, वहां का जो 3 स्टार जनरल है उसको रिमूव कर दिया है और बगैर किसी रीजन के रिमूव किया। ये अब देखना कि जब हालात काफी नाजुक हैं, वो अपनी फौज में भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, जनरल्स को फारिग कर रहे हैं। अमेरिकन तारीख में कभी ऐसा नहीं होता, ऐसे जनरल्स को उथल पुथल नहीं किया जाता, ऐसे उनको रिमूव नहीं किया जाता और बगैर रीजंस के। सो ये यूरोपियन कमांड का 3 स्टार जनरल जो कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस का सरबराह है, पूरे यूरोप के अंदर जो ग्राउंड फोर्सेस कहां डिप्लॉय होनी है, कैसे अगर जंग हो गई तो फिर क्या, उसको रिमूव कर दिया, हाईएस्ट पोस्ट। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी अब काफी ज्यादा तंग आ रही है ट्रंप साहब से और उसकी पॉलिसी से। उधर लेबनान का इशू बड़ा संगीन है और उस पर बहुत जल्द कोई ना कोई रिएक्शन आने वाला है। आज इजराइल ने वहां पर अटैक किया और फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के ऊपर अटैक किया।
आज ईरान से स्टेटमेंट आई है लेबनान के हवाले से, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया। उन्होंने कहा है कि ये जो यूएन और बाकी इदारे और बाकी मुल्क खामोश बैठे हुए हैं, ये इसराइल की बदमाशी में इजाफा कर रहे हैं। और उनका कि अमेरिकन सपोर्ट इसराइल के लिए फॉर अगेंस्ट पैलेस्टाइन, लेबनान एंड रीजन, उसकी वजह से ये इसराइल की सारी बदमाशी है। तो ये जनाब अली इस वक्त की सूरत हाल है और बहुत ही मुश्किल जो है वो होती चली जा रही है ट्रंप के लिए। और हर गुजरता दिन वो इंतजार नहीं कर सकते, उसको कोई फैसला जो वो करना है। वरना ईरान की पॉलिसी यह है कि हम इंतजार करेंगे, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब तक हमारी डिमांड्स मान नहीं ली जाती। और हर गुजरते दिन के साथ ईरान का पलड़ा भारी हो रहा है अमेरिका का नहीं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर की। आप अपने राय से आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।